हेलो एंड वेलकम टू पढ़ाई बड़ी। हम लोग कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को। और इसका फोकस हमने रखा है 4 मेन मूवमेंट को, जिसमें से कि 2 मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और उसके साथ अटैच जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे वो हम अपने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ, और इससे जुड़ी हुई सारी घटनाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई 1930 में, उसके बारे में पढ़ेंगे मेनली। और उसके साथ साथ उसके बैकग्राउंड में देखेंगे नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन को, जो कि 1928 में आए। उसके बाद लाहौर में जो कांग्रेस का सेशन हुआ 1929 में, पूर्ण स्वराज का नारा जिसमें दिया गया, वो देखेंगे। फिर डांडी मार्च देखेंगे जो मार्च से अप्रैल 1930 तक चली, जो कि सिविल डिसोबीडियंस का ही हिस्सा थी। फिर गांधी इरविन का पैक्ट हुआ 1932 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। साथ ही गांधी जी ने भी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी कुछ डिमांड्स रखी, और इस पैक्ट को कराची सेशन में एंडोर्स किया गया, तो ये देखेंगे। उसके बाद जब तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली, उसके बाद कम्युनल अवार्ड एक निकल कर आया सामने, जिसमें कि डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाना था। लेकिन इससे गांधी जी ने इसके खिलाफ फास्ट किया। उसके बाद डिप्रेस क्लास, शेड्यूल कास्ट मान गए कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेंगे, और उसके बाद एक पैक्ट साइन हुआ जिसको कहते हैं पूना पैक्ट। उसके बाद फाइनली हमारा आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये सारे इवेंट्स चलिए आज कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट को। तो देखिए, साइमन कमीशन जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1919 आया था, तभी ये डिसाइड किया गया था कि आज से 10 साल बाद हम एक कमीशन लाएंगे जो कि ये एग्ज़ामिन करेगा कि हमारे जो रिफॉर्म्स हम लेकर आए थे उस वक्त, वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं, या तो हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो सही से तो इस कमीशन का गठन होना चाहिए था 1929 में, बट ब्रिटेन में जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी वो मतलब हटने वाली थी, उसकी जगह लेबर गवर्नमेंट आने वाली थी। और कंजर्वेटिव ये चाह रहे थे कि वो अपने जाने से पहले कुछ ऐसे रिफॉर्म्स ले आएँ कि मतलब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सही हो सके, ठीक है। और साथ ही साथ मतलब ये सामने आया था कि जो 1919 के रिफॉर्म्स थे वो मतलब फेल हो रहे हैं बहुत सारे तरीक़ों से। और इसके लिए कई सारी कमीशन पहले भी आ चुकी थी, जैसे कि ली कमीशन, मूडी मैन कमीशन एंड लिनलिथगो कमीशन, ठीक है। लिनलिथगो कमीशन ने इंडियन एग्रीकल्चर की दशा के बारे में बताया था। जो मूडी मैन कमीशन है उसने जो डाईआर्की जो इंट्रोड्यूस की गई थी उसके फेलियर को दर्शाया था। और ली कमीशन ने ये दिखाया था कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनका रिक्रूटमेंट सही से नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से मतलब हम इसका सार ये है कि ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक चल रहा है वो सही डायरेक्शन में नहीं है। उसके बाद देखिए, साइमन कमीशन का गठन किया गया नवंबर 8, 1927 में, इसको अनाउंस किया गया। और ये ऑल वाइट कमीशन था, यानी कि इसमें जो जितने 7 मेंबर्स थे, और सातों के सातों क्या थे, वो ब्रिटिशर्स ही थे, उसमें इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। और इसका मेन काम ये था, ये बताना कि क्या इंडिया जो है आगे के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए रेडी है या नहीं है। और उसके बाद जो उस समय के जो सेक्रेटरी थे, इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने कमेंट कर दिया था कि मतलब इंडियंस जो हैं वो उनकी इनेबिलिटी शो हो रही है कि वो अपने लिए कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म स्कीम नहीं ला पा रहे हैं कि जो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर सके और सबको मंजूर हो, ठीक है। तो इसने जो है इंडियंस को बहुत ज़्यादा मतलब दुखी किया था, जिस वजह से ये नेहरू रिपोर्ट सामने आई थी, ठीक है। और लॉर्ड बर्कनहेड ने साइमन कमीशन को अपॉइंट करने में बहुत अहम भूमिका प्ले की थी। अब देखिए, साइमन कमीशन को कांग्रेस ने तो रिजेक्ट कर दिया, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने भी इसको बॉयकॉट किया था, लेकिन यूनियनिस्ट जो थे पंजाब में और साउथ में जो जस्टिस पार्टी थी, उन्होंने इसको सपोर्ट किया था। उसके बाद क्या होता है, February 3, 1928 को ये लैंड करता है, साइमन कमीशन आता है बॉम्बे में। 1927 देखिए, नवंबर 8 में
अनाउंस किया गया और अगले साल February 3 में ये आया बॉम्बे में। उस समय इसके खिलाफ काफ़ी मास स्ट्राइक्स की गई, हड़ताल्स किए गए, जगह जगह काले झंडे दिखाए गए और डिमॉन्स्ट्रेशंस किए गए, लेकिन इसको पुलिस के रिप्रेशन द्वारा रोका भी गया। इस प्रोटेस्ट में जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत ने भी भाग लिया था, जिसमें उनको बुरी तरीके से पीटा भी गया लखनऊ के अंदर। और लाला लाजपत राय को तो इतनी ज़्यादा मतलब लाठियाँ लगी चेस्ट पे उनके कि उनकी मौत हो गई। 17 नवंबर को 1928 में उनकी मौत हो गई। उसके बाद क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी साइमन कमीशन ने, ये देख लेते हैं। इसकी रिपोर्ट आई थी साइमन कमीशन की मई 1930 में। इसने बताया था कि हमें अब डायरकी जो है, जिसमें हमने एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और मिनिस्टर्स 2 लेवल पे हम जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, रूल ऑफ 2 जिसे कहा गया, उसको अबॉलिश करने की बात की गई। उसके बाद प्रोविंसेस में भी एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म की गवर्नमेंट फॉर्म हो, ये बोला गया। फिर गवर्नर के पास ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए कि वो इंटरनल सिक्योरिटी को अच्छी तरीके से लागू कर पाए। उसके बाद जो पार्लियामेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के लेवल पे थी, उसको रिजेक्ट करने की बात कही। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। और जो कम्युनल इलेक्टोरेट जो अभी चल रहा है, वो वैसा का वैसा रिटेन करना चाहिए और उसको और एक्सटेंड करना चाहिए। देखिए, ये बात बोली गई थी। और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं मिलनी चाहिए, ये बात की गई थी। उसके बाद फेडरलिज्म के आइडिया को इसने स्वीकार किया था, लेकिन अभी आसपास उसकी कोई संभावना नहीं जताई थी उसको इम्प्लीमेंट करने की। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान रीजन में लोकल लेजिस्लेचर फॉर्म करने की बात की गई थी। और सिंध को बॉम्बे से और बर्मा को इंडिया से सेपरेट करने की बात की गई थी यहाँ पे। और इंडियन आर्मी को इंडियनाइज्ड करने की बात की गई थी, यानी कहा गया था कि इंडियन आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को रिक्रूट किया जाए। फिर उसके बाद देखिए, जो हमारी नेहरू रिपोर्ट आई थी, लॉर्ड बर्किनहेड की चैलेंज को स्वीकार मतलब जैसे किया था, तो नेहरू रिपोर्ट आई थी February 1928 में। और देखिए, February 1928 में ही साइमन कमीशन लैंड किया था बॉम्बे में, ठीक है। ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की गई थी। इसके चेयरमैन कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अब इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी अपनी। क्या? पहला तो क्या, डोमिनियन स्टेटस मिले इंडिया को। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को इन्होंने रिजेक्ट किया था और ये कहा था कि जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। और मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दो जहाँ पर वो माइनॉरिटी में हैं। और साथ ही साथ हम प्रोविंसेस को लिंग्विस्टिक आधार पे बांटेंगे, ठीक है। 19 फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी और कहा गया था कि सेंटर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म हो और प्रोविंसेस में भी। और यहाँ पे देखिए, साइमन कमीशन में मना किया था कि नहीं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में नहीं फॉर्म होना चाहिए। और इसके बाद कहा गया था कि जो सेंटर में इंडियन का पार्लियामेंट होगा, उसमें 500 मेंबर होने चाहिए, जो कि जिनको हम इलेक्ट करेंगे एडल्ट सफरेज के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद प्रोविंशियल काउंसिल जो हैं, उनका टेन्योर होना चाहिए 5 साल का। और स्टेट को रिलीजन से बिल्कुल डिसोसिएट होके रहना चाहिए, ठीक है। किसी भी रिलीजन को बढ़ावा नहीं देगा स्टेट। उसके बाद देखिए, दिल्ली प्रपोजल्स कुछ आए थे। मुस्लिम लीग ने भी इसमें शामिल होने के लिए अपनी कुछ मतलब कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी शर्तें रखी थी, जिसको कुछ शर्तों को मद्रास सेशन में एक्सेप्ट किया गया था दिसंबर 1927 में। दिल्ली प्रपोजल्स कहा गया। कुछ 4 डिमांड थी जिनको कि एक्सेप्ट किया गया था। क्या? कि एक तो जॉइंट इलेक्टोरेट होगा और रिजर्वेशन मिलेगा जहाँ पे वो माइनॉरिटी में है। और मुस्लिम्स को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और पंजाब और बंगाल में जो मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन होगा, वो वहाँ पे उनकी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से होगा। और 3 न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बनाए जाएंगे। कौन कौन से? सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अच्छा, नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने और सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था और अलग से अपना इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग सेटअप किया था, ठीक है। तो ये हमारे फॉलो अप बैकग्राउंड था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर। आगे देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ था। कैलकाटा सेशन जो हुआ था कांग्रेस का दिसंबर 1928 में। फरवरी 1928 में क्या हुआ था, ये जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, इसको
लाया गया था, ठीक है। उसके बाद दिसंबर 1928 में उसी साल यानी कि कैलकाटा सेशन में इसको अप्रूव किया गया था। लेकिन क्या हुआ था, जो वहाँ के यंगर एलिमेंट थे, जैसे कि पीछे भी बताया कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग स्थापना की गई थी नेहरू और बोस के द्वारा, उन्होंने क्या डिमांड किया कि हम पूर्ण स्वराज अब मांगेंगे, अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। और ग्रेस पीरियड जो है, मतलब सरकार मान रही है हमारी बात या नहीं, उस पीरियड को जो है 1 साल के लिए रिड्यूस करो। अब सिर्फ 1 साल का मौका देंगे गवर्नमेंट को, मानना है तो मानेंगे, नहीं मानेंगे तो हम मूवमेंट लॉन्च करेंगे, ठीक है। यही कहा गया कि अगर हमारे डोमिनियन स्टेटस की मांग को वो पूरा नहीं करते हैं साल के अंदर, तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ग्रेस पीरियड दिया गया 1929 में। उस दौरान क्या किया गया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी उन्होंने फॉरेन क्लोथ बॉयकॉट कमेटी का गठन किया। उसी दौरान मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा बॉम्ब फेंका गया था वो कांड भी हुआ, ठीक है। उस समय जो इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे वेजवुड बेन, और रैमसे मैकडोनल्ड उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद देखिए इरविन का डिक्लेरेशन आता है 1929 में, जो हमारे वाइस रॉय थे, अक्टूबर 31, 1929 में। उन्होंने क्या कहा, कहा तो कि ठीक है डोमिनियन स्टेटस हम देंगे, लेकिन उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं बताया। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली मैनिफेस्टो आया, जिसमें कि कांग्रेस ने अपनी कुछ मांगे रखी कि अगर हमें आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप हमें पार्टिसिपेट कराना चाहते हो तो हमारी कुछ कंडीशंस हैं जिनको आप पूरा करो। ये आया नवंबर 2, 1929 में, यानी कि इसके मतलब उसी के 1-2 दिन बाद। क्या कंडीशंस रखी गई कि जो आप कॉन्फ्रेंस करा रहे हो उसका मकसद होना चाहिए कि हम मतलब इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने वाले हैं, उसके लिए जो जो बातें होनी चाहिए वो इस कॉन्फ्रेंस में हो। और उसके बाद कांग्रेस को उसमें मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन दीजिए उसको। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो कि साइमन कमीशन के दौरान जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें पकड़े गए हैं, या फिर वैसे भी जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें पकड़े गए हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनके प्रति आप एमनेस्टी दिखाओ थोड़ी सी। अब आगे क्या होता है, ग्रेस पीरियड ख़त्म हो जाता है जब पता लग जाता है कि ठीक है अब गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं लग रहा है हमें रिफॉर्म्स देने का, ठीक है। तो क्या करते हैं ये लोग, लाहौर की कांग्रेस सेशन होता है दिसंबर 1929 में, जिसके चेयरमैन होते हैं जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या फ़ैसला लिया कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करेंगे और अब से हमारा गोल डोमिनियन स्टेटस नहीं होगा, अब से हमारा गोल होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी को ये ऑथराइजेशन दी गई कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करो। और ये दिन डिसाइड किया गया जनवरी 26, 1930 का कि इस दिन हम अपना पहला इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वराज डे मनाएंगे। उसके बाद 31 दिसंबर को 1929 में रिवर रावी थी, वहाँ पर ट्राई कलर फ्लैग जो कि इंडिया का है वो नेहरू के द्वारा होस्ट किया गया, ठीक है। तो ये हमारा लाहौर कांग्रेस इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर क्या होता है, डांडी मार्च से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। डांडी एक जगह का नाम है, कोस्टल एरिया है गुजरात में। वहाँ पे क्या करते हैं, मार्च 12 से अप्रैल 6 तक लोग चल कर जाते हैं वहाँ पे, जो समुद्र का किनारा रहता है वहाँ पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया जाता है, ठीक है। गांधी जी मुट्ठी भर सॉल्ट अपने हाथ में उठाते हैं और मतलब ये प्रतीक उसको शो करने की कोशिश की गई है कि ठीक है हम सॉल्ट के लिए अब टैक्स नहीं देंगे। और इस दौरान क्या होता है, फॉरेन लिकर और क्लोथ की जो शॉप होती हैं उनको मतलब पिकेटेड किया जाता है, ठीक है। टैक्सेस देने से मना किया जाता है, लॉयर्स अपनी प्रैक्टिस छोड़ सकते हैं, जो लोग हैं वो लॉ कोर्ट्स में जाना छोड़ सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं वो रिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन ये सब भी किसके साथ होना चाहिए, ट्रूथ और नॉन वायलेंस प्रिवेल कर रही हो ऐसी सिचुएशन में भी। तो ये सब गाइडलाइंस थी इस मूवमेंट की। उसके बाद इस मूवमेंट का स्प्रेड होता है, गांधी जी की अरेस्ट हो जाती है। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी सैंक्शन करती है कि आप रियोटवारी जो एरियाज़ थे वहाँ पे रेवेन्यू अपना पे मत करो, चौकीदार टैक्स जो था वो मत दो, और फॉरेस्ट लॉ को
आप फॉरेस्ट लॉ को भी मत मानो, क्योंकि उस समय क्या था, ट्राइबल जो थे उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो फॉरेस्ट बेस्ड थी। बट कई ऐसे लॉ लाए गए थे ब्रिटेन के द्वारा जो कि उनको अपने अधिकार से वंचित कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया। फिर कई जगह पे सत्याग्रह हुए, तो हमें ये जानना है कि किस जगह पे किस लीडर के द्वारा उस सत्याग्रह को लीड किया गया। तो तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी जी ने लीड किया। मालाबार रीजन यानी कि केरला में के केलप्पन, पी कृष्ण पिल्लई ने हेड किया। आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा असर इसका नहीं रहा। उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी जी उभरे। असम और बंगाल में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहा। बिहार में अंबिका कांत सिन्हा की लीडरशिप के अंडर में हुआ। छोटा नागपुर रीजन में बोंगा माझी और सोमरा माझी की लीडरशिप में हुआ। और जो नॉर्थ वेस्ट हमारा इलाका था, जहाँ पे पेशवा वाला इलाका था, वहाँ पे गफ़ार खान, जिनको हम बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, उन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम से एक फोर्स बनाई जिसको रेड शर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनकी लीडरशिप में चला। धरसाना जो सॉल्ट वर्क था, वहाँ पे सरोजिनी नायडू जी की प्रेजेंस में ये चलाया गया। और भी जो इसमें लोग शामिल थे वो थे इमाम साहिब और मनीलाल, जो कि गांधी जी के ही बेटे थे। ठीक है, मणिपुर और नागालैंड में रानी गाइडिनलियू के लीडरशिप में ये सब हुआ। तो हमें इनके लीडर्स के नाम याद रखने ज़रूरी हैं। उसके बाद देखिए क्या क्या हुआ इस दौरान, कैसे कैसे मोबिलाइज़ किया गया। देखिए प्रभात फेरीज बनाई गई। ठीक है, वानर सेना, मंजरी सेना, सीक्रेट पत्रिका निकाली गई, मैजिक लैंटर्न शो किए गए। इस तरीके से इस मूवमेंट को चलाया गया। पार्टिसिपेशन किस किस का था? विमेन ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, स्टूडेंट्स ने, मर्चेंट्स ने, ट्राइबल्स ने, वर्कर्स ने, पीजेंट्स ने। लेकिन इस बार मुस्लिम्स की पार्टिसिपेशन बहुत लो रही, जो कि हमें जो यूनिटी देखने को मिली थी नॉन कोऑपरेशन के दौरान, वो इस वाले मूवमेंट में देखने को नहीं मिली। इम्पैक्ट क्या रहा? फॉरेन क्लोथ जो था उसका इंपोर्ट हाफ से भी कम हो गया। ठीक है, अब गवर्नमेंट को जो इनकम होती थी लिकर से, एक्साइज से और लैंड रेवेन्यू से, उसका भी बहुत लॉस हुआ। और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस थे उनको बॉयकॉट किया गया। ठीक है, ये थे इसके इम्पैक्ट। उसके बाद देखिए इसी बीच एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है गांधी इरविन पैक्ट, जिसके बारे में अभी हमने छोटा सा देखा था। क्या होता है ये होता है इसकी गांधी जी जो की मतलब लीडरशिप के अंडर कांग्रेस जो है सेकेंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करेगी। इस चीज़ को लेकर एक पैक्ट होता है गांधी जी और वाइस रॉय इरविन के बीच में, जिसको गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट कहते हैं। ये हुआ जनवरी 35, 1931 के अंदर। ठीक है, जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी चल ही रहा था। इसमें गांधी जी द्वारा क्या मांग रखी गई कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप रिलीज़ कर दो पहले तो, उसके बाद फ़ाइन जो कि आप लगा रहे हो, जो कि अभी कलेक्ट नहीं हुआ है, उसको आप रेमिट कर दो। ठीक है, और ऐसे लैंड जो आपने ले करके थर्ड पार्टी को अभी तक नहीं बेचे हैं उनको आप वापस करो। और जिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने नौकरी छोड़ी है इस मूवमेंट के दौरान, आप उसके प्रति थोड़ा मतलब वैसा रवैया रखो, लीनियंट। उसके बाद जो कोस्टल विलेजेस हैं वहाँ पे आप सॉल्ट को कंजम्पशन करने के लिए अनुमति दो। और उसके बाद जो पीसफुल पिकेटिंग हो रही है उसको आप अलाउ करो। और जो डिमांड गांधी जी की नहीं एक्सेप्ट की गई थी वो ये कि भगत सिंह जी की जो एग्जीक्यूशन होनी थी, उनको फांसी पे चढ़ाना था, उसको नहीं माना गया था। उन्होंने मांग रखी थी कि इनको मतलब बचाया जाए, लेकिन उसको नहीं स्वीकार किया गया। फिर पुलिस ने जो रिप्रेशन किया था उसमें इंक्वायरी को लेकर भी मांग नहीं एक्सेप्ट की गई। ठीक है, फिर गांधी जी ने इसके बाद क्या फ़ैसला लिया कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करेंगे और नेक्स्ट जो राउंड टेबल होने वाली है उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। ये RTM है, सॉरी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, फिर क्या होता है? कराची सेशन होता है। उसके बाद ये कब होता है? गांधी इरविन पैक्ट होता है जनवरी 25, 1931 में। उसके बाद मार्च 1931 में क्या होता है? कराची सेशन, जिसमें कि गांधी और इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ उसको एंडोर्स किया जाता है। 2 रिजोल्यूशन पास होते हैं, पहला फंडामेंटल राइट्स को लेकर, दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को लेकर।
उसके बाद देखिए जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है वो फेल हो जाती है, उसमें कोई कंक्रीट चीज़ें निकल कर सामने नहीं हो आ पाती हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर ये फैसला लिया जाता है उसके बाद कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के फ़ेज़ 2 को लॉन्च करेंगे दोबारा से। अब इसके बाद क्या होता है कि फिर से लोग बहुत गुस्से में रहते हैं और बहुत गुस्से के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद ये जो मूवमेंट था 2 जगह पे अपसर्जेस हो रहे थे, कश्मीर और अलवर में, उसके साथ ये पीरियड कॉन्साइड करता है। उसके बाद देखिए 1934 अप्रैल 1934 को गांधी जी ये फैसला लेते हैं कि अब विड्रॉ करना चाहिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है CDM 2, लेकिन अप्रैल 1934 में फिर विड्रॉ कर लिया जाता है। उसके बाद देखिए जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद जो है लोथियन कमेटी की सिफारिशों पर बेस्ड और रामसे मैकडोनाल्ड जो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी लीडरशिप के अंडर में अगस्त 16 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। इस घोषणा में ये कहा गया कि हम माइनॉरिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट रखेंगे और उनके लिए सीट रिजर्व रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उनमें जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कम्युनल और कास्ट के बेसिस पे होगा। सीट जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की है वो हम डबल कर देंगे, ठीक है, अभी से डबल कर देंगे। उसके बाद जो माइनॉरिटीज़ में थे मुस्लिम्स उनको वेटेज दी गई। 3% सीट जो है वो विमेन के लिए रिजर्व की गई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को छोड़कर बाकी जगहों पे। डिप्रेस्ड क्लासेस को डबल वोट का मतलब ये दिया गया, डबल वोट दिए गए कि वो जनरल वाली सीट पे भी वोट कर सकते हैं और अपने लिए जो रिजर्व और सेपरेट इलेक्टोरेट वाली हैं उसमें भी कर सकते हैं। बॉम्बे में जो 60 सीट थी वो मराठास के लिए रखी गई। उसके बाद इसके बाद गांधी कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड रहता है कि हम इसको ना ही एक्सेप्ट करेंगे ना ही रिजेक्ट करेंगे। गांधी जी क्या होते हैं, इससे बहुत दुखी हो जाते हैं और सितंबर 20 1932 को वो आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, यानी कि इंडेफिनेट फास्ट पे वो बैठ जाते हैं सितंबर 20 1932 में। फिर क्या होता है, अंबेडकर जी गांधी जी की बात को मान लेते हैं और कांग्रेस और उनके बीच में पूना पैक्ट होता है सितंबर 24 1932 में। गांधी जी फास्ट पे कब बैठे थे, सितंबर 20 1932 में और सितंबर 24 1932, यानी कि 4 डेज़ के बाद पूना पैक्ट हो जाता है। इसमें डिसाइड किया जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट ठीक है हम छोड़ देंगे, लेकिन जो कि डिप्रेस क्लासेस के लिए जो सीट्स रखी गई हैं उनको हम डबल करेंगे, मतलब सॉरी डबल नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा रिफॉर्म आते हैं वो क्या आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसके मेन प्रोविजंस क्या थे कि हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं आ पाया, ठीक है, क्योंकि ऐसी कंडीशन बन नहीं पाई। अब इस फेडरेशन के अंदर देखिए क्या बताया था, फेडरल लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव होगा वहाँ पे सब्जेक्ट्स को हम 2 में बांटेंगे, क्या, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। रिजर्व सब्जेक्ट जो होंगे वो गवर्नर जनरल अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के साथ उसके ऊपर एडमिनिस्टर करेंगे, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे वो गवर्नर जनरल करेंगे इलेक्टेड मिनिस्टर्स के साथ मिलकर। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेचर के लिए, लेकिन मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। गवर्नर जनरल जो है वो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई आएगी तो उसमें अपनी इंडिविजुअल जजमेंट का यूज़ कर सकते हैं। लेजिस्लेचर के लेवल पे क्या कहा गया कि हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाएंगे जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस को लेकर आएंगे। अपर हाउस जो होगा हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट, वो पार्शियली डायरेक्टली इलेक्टेड होगा और पार्शियली नॉमिनेटेड होगा, जिसके 60 मेंबर्स होंगे और ये 260 मेंबर्स होंगे, और ये एक परमानेंट बॉडी होगी जिसके 1/3 मेंबर रिटायर करेंगे एवरी 3rd ईयर, ठीक है। उसके बाद लोअर हाउस का क्या था, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा और नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। इसमें क्या था, पार्शियली डायरेक्टली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड। इसके 375 मेंबर होंगे और 5 ईयर्स की इसकी ड्यूरेशन होगी। सब्जेक्ट्स देखिए, सब्जेक्ट्स इसमें 3 लेवल पे बांटे गए, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट। 80% बजट जो था वो अभी भी नॉन वोटेबल था, और जो जितनी भी रेसिडुअरी पावर थी वो सब जो इन सब्जेक्ट्स के अंदर नहीं आती वो किसके पास थी, वो पावर थी हमारी गवर्नर जनरल के पास।
उसके बाद जो फेडरल असेंबली थी वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती थी, और यहाँ पर भी रिलीजन और कास्ट बेस्ड इलेक्टोरेट को एक्सपैंड किया गया। ठीक है, उसके बाद और देख लेते हैं इसमें प्रोविंशियल लेवल पे देखिए ऑटोनॉमी दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, यहाँ से डायरकी को हटा दिया गया जैसा कि साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया था। उनको ऑटोनॉमी दी गई और सेपरेट लीगल आइडेंटिटी दी गई। उसके बाद उनके ऊपर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल का जो सुपरिटेंडेंस चलता था उससे प्रोविंसेस को फ्री किया गया और ब्रिटिश क्राउन के सीधे अथॉरिटी में रखा गया। अब एग्जीक्यूटिव लेवल पे देखिए गवर्नर को क्राउन का नॉमिनी बना दिया गया। ठीक है, क्राउन के नाम पर वो करेंगे वहाँ पे। उसके बाद कुछ स्पेशल पावर्स भी दी गई उनको, गवर्नर को कुछ स्पेशल पावर दी गई कि वो कुछ केसेस हैं जहाँ पे वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर सकते हैं। लेजिस्लेचर लेवल पे देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया बेस्ड ऑन कम्युनल अवार्ड। ठीक है, और ये कहा गया कि सारे मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। विमेन को भी राइट दिया गया कि वो वोट दे सकती हैं ऑन द सेम बेसिस एज मेन की तरह ही, जैसे मेन के ऊपर कुछ कंडीशंस लगे थे वही कंडीशंस अब विमेन के ऊपर भी लगाए जाएंगे। मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, सब्जेक्ट्स को प्रोविंशियल और कंकरेंट में डिवाइड किया गया। 40% बजट यहाँ का अभी भी नॉन वोटेबल था। गवर्नर के पास क्या स्पेशल पावर थी कि वो किसी भी बिल को असेंट देने से रिफ्यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं और गवर्नर एक्ट भी ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेशनलिस्ट जो थे हमारे उस समय उनका क्या रिएक्शन था इस एक्ट को लेकर। हर सेक्शन ने इसका लगभग बहिष्कार किया। ठीक है, हर सेक्शंस ने इनका बहिष्कार किया जिसमें कांग्रेस भी इंक्लूड थी, लेकिन हिंदू महासभा और नेशनल लिबरल फाउंडेशन जो थी उन्होंने नहीं किया इसका बहिष्कार। तो इस तरीके से आज हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और उससे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स थे उसको अच्छे से कवर कर लिया है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। और जो नेक्स्ट इसका आखिरी पार्ट होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट का, उसमें हम करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट और उससे रिलेटेड सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें और बैकग्राउंड, और वो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें, बने रहें मेरे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।